क्या आप भी पुष्पा 2 मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन पुष्पा 1 देख के बहुत टाइम हो गया और आप उस मूवी को थोड़ा भूल गए हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं पुष्पा 1 का शॉर्ट रिकैप करने वाला हूँ। पुष्पा 1 3 घंटे की मूवी है, जिसका मैं हो सके उतने कम टाइम में रिकैप करने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पुष्पा 1 ऑलरेडी देखी है, लेकिन उस मूवी को देख के बहुत टाइम हो गया है। अगर आपने पुष्पा 1 नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वो मूवी देखना और एक्सपीरियंस करना। आपको वो मूवी Amazon प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। अच्छी मूवी है, मूवी की स्टोरी अच्छी है, मूवी के एक्शन सीन्स मस्त है, मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक मस्त है, मूवी में सभी ने अच्छी एक्टिंग की है और मूवी में समांथा का एक बहुत ही हॉट गाना है। उस गाने में समांथा का फिटनेस और हॉटनेस अलग ही लेवल पे है। मूवी में कुछ बुरी चीजें भी है, जैसे कि तंबाकू और गुटखे को प्रमोट करना, रास्ते पे थूकना प्रमोट करना, रिश्वत देना प्रमोट करना, पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाना प्रमोट करना। काम ही इलीगल होता है तो इलीगल चीजें ही प्रमोट करेंगे। और पुष्पा पहले एक लेबर यानी कि मजदूर होता है, तो मजदूर लोग ऐसी ही चीजें लेते हैं, दारू, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा ऐसी चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन उसके अलावा मूवी अच्छी है। मूवी की हिंदी डबिंग बढ़िया है, स्पेशली जिन्होंने अल्लू अर्जुन का आवाज दिया है, और बीच बीच में मराठी डायलॉग्स भी है जो सुन के मस्त लगता है। पुष्पा 1 मूवी में अल्लू अर्जुन की आवाज दी है श्रेयस तळपदे ने, फहद फासिल की आवाज दी है राजेश खट्टर ने, और रश्मिका मंदाना की आवाज दी है स्मिता मल्होत्रा ने। और मूवी में पैसा तो इतना दिखाया है कि क्या ही बताओ, ट्रक भर भर के पैसा। ऑल्सो पुष्पा 1 बच्चों से दूर रखना। बच्चों के लिए मूवी से लेने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मूवी सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए है और मूवी में 18+ सीन्स और गाने हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए रिकैप शुरू करते हैं। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि जापान की शादियों में एक रिवाज होता है जिसमें पति अपनी पत्नी को महंगे तोहफे देता है। उन तोहफों में कई बार ये गिटार जैसे दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट भी देते हैं जो सितार जैसे दिखता है। वो इंस्ट्रूमेंट इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि वो एक खास लकड़ी से बना होता है जिसका नाम होता है रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन। और ये रेड सैंडलवुड की लकड़ी पूरे जापान में कहीं पे भी नहीं मिलती। पूरे जापान में क्या, पूरी दुनिया में वो लाल चंदन की लकड़ी मिलती है सिर्फ साउथ इंडिया में शेषाचिल्लम के जंगलों में। उस एरिया में तो पेड़ काटना भी इलीगल होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इलीगली ये पेड़ काट के वो लाल चंदन की लकड़ी मद्रास, जिसका नाम अब चेन्नई हो चुका है, वहां पर भेजते हैं। फिर चेन्नई के पोर्ट से चाइनीज लोग वो लकड़ी समंदर में जहाजों में से चाइना लेकर जाते हैं, और फिर शंघाई पोर्ट से वो इलीगली जहाजों से जापान भेजी जाती है। इतनी सारी इलीगल चीजें करने के बाद वो लकड़ी जापान पहुंचती है, इसलिए वो बहुत महंगी होती है। कोई आसानी से मिलने वाली लकड़ी होती तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही रेयर लकड़ी होती है, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ये सब था मूवी का इंट्रो। यहाँ से कहानी आ जाती है साउथ इंडिया में, जहां हम देखते हैं पुष्पा नाम के आदमी को जो एक लकड़ियों की मिल में लेबर का काम करता है। पुष्पा हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है, लेकिन उसके लिए इज्जत बहुत वैल्यू करती है। उस मिल में जब कुछ लोग उसे इज्जत नहीं देते तो पुष्पा वहां का काम छोड़ देता है और वो वहां के मालिक से कहता है कि वो उससे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। पुष्पा का यह बर्ताव देखकर वहां आया हुआ एक आदमी जिसका नाम केशव होता है, वो पुष्पा से इंस्पायर होकर वो भी अपना काम छोड़ देता है और पुष्पा को फॉलो करने लगता है। केशव को लगता है कि पुष्पा में गट्स है और वो एक दिन एक बड़ा आदमी बनने वाला है। तो जब पुष्पा बड़ा आदमी बनेगा तो अगर केशव उसके साथ रहेगा तो वो भी अमीर बन जाएगा। इसके बाद हमें पुष्पा की थोड़ी बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि पुष्पा जब 5 साल का होता है और उसे स्कूल में उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है पुष्पराज। फिर उसके टीचर पूछते हैं कि वो किस परिवार से है, उसका सरनेम क्या है, तो वो कहता है मुल्लेटी, और अपना पूरा नाम मुल्लेटी पुष्पराज बताता है। लेकिन तब भी उस स्कूल में एक आदमी आता है जो बताता है कि मुल्लेटी तो उसका सरनेम है, और उसके बाप का पुष्पा की माँ के साथ नाजायज रिश्ता था, जिससे पुष्पा पैदा हुआ, जो कि एक नाजायज औलाद है। वो ये बात पुष्पा को गुस्से में बताता है और वापस कभी भी मुल्लेटी सरनेम ना लगाने के लिए ऑर्डर करता है। पूरे क्लास के सामने अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती देखकर पुष्पा को सदमा लग जाता है, जिसकी वजह से वो एक साइड से अपना शोल्डर ऊपर करने लगता है। उस ट्रॉमा की वजह से उसे अपना कंधा ऊपर करने की आदत लग जाती है, और बड़ा होने के बाद भी वो आदत रहती है, और फिर उसका कंधा थोड़ा टेढ़ा ही हो जाता है। उस दिन के बाद से पुष्पा अपना नाम सिर्फ पुष्पा बताता है, वो कोई भी सरनेम नहीं लगाता। उसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जब पुष्पा के घर का मकान मालिक भाड़ा मांगने के लिए आता है और वो टाइम पे भाड़ा नहीं दे रहे होते, तो पुष्पा और उसकी माँ की मोहल्ले में बेइज्जती कर देता है। पुष्पा के लिए इज्जत बहुत वैल्यू करती है, तो वो नया काम ढूंढने लगता है। पुष्पा को पता चलता है कि वो पहले मिल में काम करता था, वहां पे दिन के 100 रुपए मिलते थे, लेकिन एक नया काम है जिसके दिन के 1000 रुपए मिलेंगे। जब पुष्पा एक चाय वाले से पूछता है कि ये दोनों कामों में अलग अलग पैसे क्यों मिल रहे हैं, तो चाय वाला उसे बताता है कि 100 रुपए वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, लेकिन 1000 रुपए वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, लेकिन पुलिस कभी भी आकर उठाकर ले जा सकती है। यह बढ़िया डायलॉग था। ये वही इलीगल काम होता है जिसमें इन लेबरर्स को पेड़ काट के उसकी लकड़ियां चोरी छुपे गोदाम तक लेके जानी होती है। लेकिन उस एरिया में गोविंद अप्पा नाम का एक कुशल पुलिस ऑफिसर होता है जो हर बार इन इलीगल पेड़ों को काटना और उस लाल चंदन की स्मगलिंग को पकड़ लेता है और आरोपियों को सजा देता है। इस बार जब पुष्पा बाकी लोगों के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गया होता है तो वो मजदूर वहां पे पहले से ही फील्डिंग लगा देते हैं, और जब पुलिस वहां आने लगती है तो वो उन्हें चौकन्ना कर देते हैं। पुलिस आ रही है ये सुनकर सभी मजदूर घबरा जाते हैं और लकड़ियां वही छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन पुष्पा उन्हें शांत रखने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे सबका फायदा होगा। वो एक प्लान बनाकर लकड़ियां छुपा देता है। जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है उनके हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगती।
वो सभी मजदूर अब पुलिस से सेफ होते हैं, लेकिन फिर भी पुष्पा गोविंदप्पा को ओपन चैलेंज करता है, जिसके बाद गोविंदप्पा पुष्पा पे गन तान देता है। लेकिन पुष्पा के साइड से सभी मजदूर पुलिस वालों पे कुल्हाड़ियां तान देते हैं। मजदूर संख्या में बहुत ज्यादा होने के कारण पुलिस को वहां से चुपचाप वापस जाना पड़ता है। कुछ घंटों बाद सब मजदूर लकड़ियों को ट्रक में लोड करते हैं और अपना पैसा लेने लगते हैं। लेकिन तब भी गोविंदप्पा और पुलिस वालों के साथ वापस आता है और इस बार तैयारी के साथ आता है, ज्यादा आदमी और बंदूकों के साथ। इस बार सब मजदूरों को भागना पड़ता है, लेकिन इतनी मेहनत का माल पकड़ा ना जाए इसलिए पुष्पा ट्रक लेकर वहां से भागने लगता है और पुलिस उसके पीछे। लेकिन पुष्पा होशियारी से माल कहीं पर तो छुपा देता है और फिर से पुलिस को ओपन चैलेंज करता है कि माल ढूंढ सको तो ढूंढ लो। पुलिस पुष्पा को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके जाती है और उसे बहुत मारती है और बताने के लिए कहती है कि माल कहाँ छुपाया है। लेकिन बहुत मार खाने के बाद भी पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता। ये बात जब ओरिजिनल स्मगलर्स को पता चलती है तो उनमें से 2 लीडर्स पुलिस स्टेशन आते हैं। उन स्मगलर्स की एक सिंडिकेट होती है और उस सिंडिकेट के उस इलाके के 3 लीडर्स होते हैं जो 3 भाई होते हैं, जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी और कोंडा रेड्डी। जॉली रेड्डी सबसे छोटा भाई होता है जो बस पार्टी और अय्याशी करता है। जक्का रेड्डी बीच वाला भाई होता है जो समझदार होता है और बिजनेस संभालता है। और कोंडा रेड्डी सबसे बड़ा भाई होता है जो बहुत गुस्से वाला और मारधाड़ वाला आदमी होता है। अगर कोई उनके धंधे के खिलाफ कुछ कर दे तो वो उन्हें मार देता है। और एक फाइट में कोंडा रेड्डी ने अपना हाथ गवा दिया होता है। तो जॉली रेड्डी और जक्का रेड्डी पुलिस स्टेशन आते हैं और एक हवलदार के साथ सेटिंग लगाकर पुष्पा से अकेले में पूछते हैं कि माल कहां पर छुपा कर रखा है। पुष्पा उसकी बेल कराने के लिए कहता है और उनसे 5 लाख रुपए मांगता है। जॉली रेड्डी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जक्का रेड्डी मान जाता है। फिर पुष्पा उन 2 भाइयों को माल दिखाता है। जॉली रेड्डी की तो पुष्पा से जमती नहीं है, लेकिन जक्का रेड्डी को पुष्पा का काम पसंद आता है। वो पुष्पा को 5 लाख रुपए देते हैं, लेकिन जॉली रेड्डी पुष्पा को वहीं पर छोड़कर वापस पैदल आने के लिए कहता है। पुष्पा को यह बेइज्जती पसंद नहीं आती तो वो उन 5 लाख रुपए से एक नई ओमनी वैन खरीदता है। पहले तो वो उस ओमनी वैन में अपने सौतेले भाई के घर के सामने गोल गोल ड्रिफ्ट मारता है। फिर वो उस गाड़ी में से रेड्डिस के घर जाता है। रेड्डिस के घर पे सभी लोग चिंता में होते हैं क्योंकि लाल चंदन का माल हर बार गोविंदप्पा और बाकी पुलिस चेकपोस्ट पर पकड़ लेते हैं। लेकिन पुष्पा कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जो वो सिर्फ कोंडा रेड्डी को बताएगा। फिर से जॉली रेड्डी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जक्का रेड्डी कोंडा रेड्डी के सामने पुष्पा की तारीफ कर देता है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी को अपनी आइडिया बताता है और फिर दूध के टैंकर्स का फैब्रिकेशन करके नीचे लकड़ियां और ऊपर दूध रखकर लकड़ियों का ट्रांसपोर्ट करने लगता है जो पुलिस पकड़ नहीं पाते। पुष्पा के काम से इंप्रेस होकर कोंडा रेड्डी ट्रांसपोर्ट का सभी काम पुष्पा को सौंपा देते हैं। पुष्पा रेड्डी से पूछता है कि काम के कितने पैसे मिलेंगे, तो वो उसे कहते हैं कि 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन पुष्पा कहता है उसे 5 लाख नहीं चाहिए, उसे जितना भी माल है उसका 4% चाहिए। रेड्डिस को लगता है कि पुष्पा पागल है जो 5 लाख के बदले में कम पैसे ले रहा है और वो मान जाते हैं। लेकिन पुष्पा जाते जाते केशव को बताता है कि अगर वो 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए लेता तो वो फिर भी एक मजदूरी रहता। लेकिन अब जब वो 1 करोड़ पे 4% ले रहा है तो वो रेड्डिस का पार्टनर बन चुका है, उनके बिजनेस का 4% पार्टनर, और उसे और इज्जत मिलेगी। इसके बाद मूवी में श्रीवल्ली की एंट्री होती है जो दूध बेचती है। श्रीवल्ली पे पुष्पा लट्टू हो जाता है, लेकिन श्रीवल्ली पुष्पा को भाव भी नहीं देती। तो कुछ दिन बाद केशव श्रीवल्ली की पुष्पा के साथ सेटिंग लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि रेड्डिस से भी ऊपर एक सिंडिकेट का आदमी है जिसका नाम होता है मंगलम श्रीनु। जब माल रेड्डिस के गोडाउन से मंगलम श्रीनु के गोडाउन में जाता है तो मंगलम श्रीनु माल वहां से लेकर चेन्नई के पोर्ट तक लेके जाता है और वहां जाने तक बीच रास्ते में 15 पुलिस के चेकपोस्ट होते हैं। श्रीनु की बहुत दूर दूर तक पहुंच होती है, एमएलए के साथ दोस्ती होती है और वो चेकपोस्ट पर के पुलिस को रिश्वत भी देता है, इसलिए वो ये सब कर पा रहा होता है। श्रीनु एक खतरनाक आदमी होता है जिसके साथ एक बीवी और बीवी का भाई होता है। उसकी बीवी तंबाकू गुटखा खा के रास्ते पे थूकती है और उसके बीवी का भाई उसके गुंडों में से एक होता है और अगर कोई उनके धंधे के खिलाफ कुछ भी कर दे तो वो उन्हें मार देता है। मंगलम श्रीनु रेड्डिस को एक गोडाउन की जिम्मेदारी देता है जहां पर 100 करोड़ रुपए का माल होता है, लेकिन कोई तो वो खबर और गोडाउन की लोकेशन पुलिस को लीक कर देता है। गोविंदप्पा ढेर सारी पुलिस और बंदूकों के साथ गोदाम की तरफ जाने के लिए निकलता है, लेकिन पुलिस में भी रेड्डिस के खबरी होती है जो उन्हें ये बात बता देते हैं। जब रेड्डिस को ये बात पता चलती है तो वो पुष्पा को फोन करके उसे ये चीज बता देते हैं। पुष्पा उस टाइम पे गोदाम पे होता है और कुछ दिन पहले ही मंगलम श्रीनु ने पुष्पा को उस गोदाम की जिम्मेदारी दी होती है। पुष्पा रेड्डिस को फोन पर कहता है फिकर नॉट, पुलिस के हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। फिर पुष्पा अपना दिमाग लगा के वो लकड़ियां बहुत ही कम टाइम में वहां से हिला देता है और फिर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता और हाथ कुछ लगा नहीं है तो पुलिस किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाती। पुष्पा ने 100 करोड़ का माल बचाया, ये बात सिंडिकेट में तेजी से फैलती है और पुष्पा सिंडिकेट में एक फेमस आदमी बन जाता है और फिर उसे मंगलम श्रीनु की पार्टी में भी बुलाया जाता है जहाँ पे समांथा का ऊ अंटावा गाना है। पुष्पा 1 के सारे गाने ओरिजिनल तेलुगु में ही अच्छे लगते हैं, हिंदी में वो गाने बहुत ही क्रिंज लगते हैं। ऑल्दो मूवी की हिंदी डबिंग और डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन गाने ओरिजिनल तेलुगु लैंग्वेज में ही सुनने को अच्छे लगते हैं। उस पार्टी में पुष्पा बातों बातों में सुन लेता है कि मंगलम श्रीनु वो माल चेन्नई में मुरुगनम नाम के आदमी को 1.5 करोड़ में बेचता है, लेकिन रेड्डिस को सिर्फ 25 लाख ही देता है। पुष्पा ये बात रेड्डिस को बताता है, लेकिन श्रीनु से रेट बढ़ाने की बात करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती।
कोंडा रेड्डी पुष्पा को ही श्रीनु से रेट बढ़ाने की बात करने के लिए कहता है और अगर श्रीनु मान गया तो रेड्डीज और पुष्पा धंधे में 50-50 पार्टनर्स बनेंगे। लेकिन पुष्पा रिस्क ज्यादा है, जान भी चली जा सकती है, इसलिए श्रीनु से बात करने से इनकार कर देता है। इसके बाद हम कहानी देखते हैं कुछ महीने आगे की, जब केशव की सेटिंग की वजह से पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने वाला होता है और श्रीवल्ली के घर उसका हाथ मांगने जाता है। लेकिन तब भी पुष्पा का सौतेला भाई वहां आता है और फिर से सच्चाई बताकर पुष्पा और उसकी माँ की बेइज्जती कर देता है। वहां पे माहौल गर्म हो जाता है और लड़ाई झगड़े के बीच पुष्पा की माँ इंजर हो जाती है और बेहोश हो जाती है। पुष्पा की माँ अस्पताल में होश आने के बाद पुष्पा से माफी मांगती है कि उसकी वजह से पुष्पा को कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। लेकिन पुष्पा हंसते हंसते कह देता है, माँ फिकर नॉट, तू आराम कर। फिर वहां पे मूवी का फेमस सीन आता है जब पुष्पा केशव से कहता है कि वो अब किसी को भी उसकी कोई भी चीज लेने नहीं देगा, फिर वो पैसा हो या फिर उसका सरनेम, फिर वो 10 रुपए हो या फिर 10 करोड़, फिर वो मंगल श्रीनु हो या फिर कोई उसके ऊपर का आदमी। वो कहता है, मैं झुकेगा नहीं साला। अगले दिन पुष्पा मंगलम श्रीनु के घर जाता है और उसके सब आदमियों के बीच श्रीनु से रेट बढ़ाने के लिए कहता है, वरना वो खुद माल लेकर मुरुगन के पास चेन्नई लेकर जाएगा और खुद माल 1.5 करोड़ में बेचेगा। श्रीनु को यह बात पसंद तो नहीं आती, लेकिन पुष्पा जिस कॉन्फिडेंस में वहां पे खड़े रहकर बात कर रहा होता है तो वहां किसी की भी पुष्पा को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। पुष्पा वहां से बाहर जाने के बाद सब लोग बोलने लगते हैं कि उसे मारा क्यों नहीं, यहीं पे मार देना चाहिए था। लेकिन फिर पुष्पा वापस आता है और उन सभी के सामने मुरुगन को श्रीनु के ही फोन से कॉल करता है और उससे डील करता है। इस सीन के वक्त जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो एकदम कड़क है। इस बार श्रीनु के गुंडे पुष्पा पे हाथ चलाने लगते हैं, लेकिन पुष्पा सभी को धो डालता है और यहाँ पे वो अपना फेमस डायलॉग बोलता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं फायर। इसके बाद पुष्पा माल लेकर चेन्नई जाता है और बीच रास्ते में जो चेक पोस्ट लगे होते हैं वहां पे सभी पुलिस वालों को रिश्वत में ढेर सारे पैसे देता है। चेन्नई पहुंचने के बाद वो मुरुगन से मिलता है और मुरुगन लाल चंदन का प्रीमियम माल देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे इस क्वालिटी का माल मंगलम श्रीनु से भी नहीं मिलता। मुरुगन पुष्पा की डील एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जॉली रेड्डी को पता चल गया होता है कि पुलिस को मंगलम श्रीनु के गोडाउन की खबर लीक करने वाले वो 2 लोग कौन थे। फिर वो उन्हें उठा लेता है और बहुत मारने लगता है। उन 2 आदमियों में से एक श्रीवल्ली का बाप होता है। जब जॉली रेड्डी को श्रीवल्ली के बारे में पता चलता है तो वो उसे बुलाता है और कहता है, जाओ नहा धो के आओ और मेरे साथ सो, फिर ही तुम्हारे बाप को जाने दूंगा। श्रीवल्ली नहा धो के जाती है, लेकिन जॉली के पास नहीं बल्कि पुष्पा के पास। जब वो ये बात पुष्पा को बताती है तो पुष्पा कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे लिए मेरे बिजनेस पार्टनर से दुश्मनी करने के लिए, तू तो मुझे भाव भी नहीं देती। लेकिन फिर श्रीवल्ली उसे बताती है कि वो तो कब से पुष्पा को इशारे दे रही थी कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन पुष्पा समझ ही नहीं पाया। जब पुष्पा रियलाइज करता है कि श्रीवल्ली सच में उससे कितना प्यार करती है तो वो श्रीवल्ली को लेके जॉली रेड्डी के पास जाता है और उसे धो डालता है। वो उसे मार मार कर चलने के लायक भी नहीं रखता, लेकिन पूरा भी नहीं मार देता। पुष्पा जॉली रेड्डी को ओपन चैलेंज देता है कि हो सके तो मुझसे बदला ले ले। जॉली रेड्डी ये बात दिल पे ले लेता है और जब कोंडा रेड्डी उससे अस्पताल में मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो वो कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे खुद ठीक होने के बाद पुष्पा से बदला लेना होता है। लेकिन जब कोंडा रेड्डी पुष्पा के घर कुछ धंधे की बात करने गए होते हैं तब वो पुष्पा और केशव की बातें सुन लेते हैं कि पुष्पा ने ही उनके भाई का ये हाल किया है। फिर बाद में पुष्पा को काम से जंगल में अकेले बुला लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो पुष्पा को मारकर गड्ढे में दफनाने वाले होते हैं कि तब भी मंगलम श्रीनु की बीवी का भाई वहां पे गुंडे लेके आता है और कोंडा रेड्डी के सिर में गोली मार देता है। फिर रेड्डीज और श्रीनु के गुंडों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और आपस में लड़ने के साथ साथ दोनों पार्टीज पुष्पा को भी मारना चाहती है, लेकिन पुष्पा वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर श्रीनु के गुंडे रेड्डीज पे भारी पड़ जाते हैं और मंगलम श्रीनु के बीवी का भाई जग्गा रेड्डी को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तब भी पुष्पा आकर जग्गा रेड्डी को बचा लेता है, क्योंकि पुष्पा अभी भी रेड्डीज को अपना पार्टनर मान रहा होता है। फिर पुष्पा श्रीनु के बीवी के भाई को मार देता है। कोंडा रेड्डी के अंतिम संस्कार पर सिंडिकेट के कई लोग आते हैं, जिसमें मंगल श्रीनु भी आता है और एमएलए भी आता है। पुष्पा एमएलए और सिंडिकेट के लोगों को उस लाल चंदन की असली वैल्यू बताता है और कहता है कि माल पूरी दुनिया में सिर्फ अपने यहाँ मिलता है, तो उसे हम अपने दाम में बेचेंगे, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वो एमएलए और सिंडिकेट वालों को मंगलम श्रीनु की सच्चाई भी बताता है कि कैसे वो 1.5 करोड़ में माल बेचकर उन्हें सिर्फ 25 लाख रुपए देता है। ये सभी बातें सुनने के बाद एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का नया लीडर बनाता है। पुष्पा अपने काम में ईमानदार और हार्ड वर्किंग होता है, तो वो माल बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। वो एमएलए को भी ट्रक भर भर के पैसा देता है, जिसके बाद एमएलए चुनाव जीत जाता है और उसकी सरकार आती है। वही दूसरी ओर मंगलम श्रीनु की बीवी उससे गुस्सा होती है कि उसके भाई को पुष्पा ने मार दिया और श्रीनु कुछ भी नहीं कर रहा। तो श्रीनु उससे कहता है कि अभी उनकी सत्ता है, अगले चुनाव तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात से गुस्सा होकर श्रीनु की बीवी उसके गले पे ब्लेड मार देती है, लेकिन श्रीनु के साथ ही उसे तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं और वो कैसे तो करके बच जाता है। अब पुष्पा वहां का लीडर बन गया होता है और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। लेकिन इसी बीच गोविंद अप्पा रिजाइन कर देता है और वहां पे एक नया पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है बनवर सिंह शेखावत। पुष्पा बनवर सिंह को भी रिश्वत देने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है, लेकिन बनवर सिंह के लिए भी इज्जत बहुत वैल्यू करती है, तो वो पुष्पा और उसकी माँ की सबके सामने बेइज्जती कर देता है।
फिर जब सब लाइन पर आ जाते हैं और उसे इज्जत से सर कहकर बुलाते हैं तो फिर वो पुष्पा की डील एक्सेप्ट कर लेता है और हर महीने 1 करोड़ रुपए लाकर देने के लिए कहता है। पुष्पा उस दिन से एकदम बदल जाता है, बनवर सिंह जैसा कहे वैसा करने लगता है और बनवर सिंह के इशारों पे नाचने लगता है। लेकिन जिस दिन पुष्पा की श्रीवल्ली के साथ शादी होती है तब वो बनवर सिंह को अकेले पार्टी करने लेके जाता है और उससे कहता है कि उस दिन पुलिस स्टेशन में तूने मेरी माँ की बेइज्जती की, मुझे बुरा लगा। अबे तू है कौन बे? तेरी ये वर्दी नहीं होगी तो कोई कुत्ता भी तुझे नहीं पहचानेगा। लेकिन मैं आज जो कुछ भी हो अपनी मेहनत की वजह से हो, अपने गट्स की वजह से हो। मेरा खून ही मेरा ब्रांड है और मुझे किसी के सरनेम की जरूरत नहीं है। पुष्पा बनवर सिंह को बंदूक के निशाने पर कपड़े निकालने के लिए कहता है और उसे वापस नंगा भेज देता है। जब बनवर सिंह वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उनका एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। उसने वर्दी नहीं पहनी इसलिए कुत्ता उसे पहचान नहीं पाया, ऐसा एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है। तो गुस्से में आकर बनवर सिंह अपने कुत्ते को ही गोली मार देता है। वो पुष्पा के दिए पैसों को भी जला देता है और हमें उसके आंखों में बदले की आग दिखती है। इसी दौरान पुष्पा भी नंगा अपनी शादी में पहुंचता है, लेकिन सब लोग उसे इज्जत से कपड़े वगैरह देते हैं और फिर पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करता है और फिर श्रीवल्ली से कहता है कि मैं किसी के भी सामने झुकेगा नहीं साला। यहाँ पे मूवी के पार्ट 2 का नाम आता है पुष्पा 2 द रूल और यहाँ पे मूवी एंड होती है। तो होप सो इससे आपकी पुष्पा 1 की सभी यादें ताजा हो गई होगी। पुष्पा 1 की स्टोरी केजीएफ जैसी थोड़ी सिमिलर है, लेकिन केजीएफ मूवी में कुछ गंदा दिखाया नहीं था। केजीएफ मूवी 18 साल के कम के बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन पुष्पा के साथ ऐसा नहीं है। पुष्पा 2 देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ और मैं यूजुअली मूवीज ओटीटी पर आने के बाद ही देखता हूँ, लेकिन इस बार पुष्पा 2 में देखने वाला हूँ हमारे यहाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जो कि सुबह के 11:15 का शो है। 5 दिसंबर को आपको पुष्पा 2 का रिव्यू इस चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।